सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नॉट में। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को याद होगा, बट आज से कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बात किया था मार्वल कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स के बारे में। एंड आई डोंट नो हाउ, बट उसके बाद मैंने डीसी के विलन्स के ऊपर बात ही नहीं की, विच इज़ काइंड ऑफ डम एंड आयरॉनिक एट द सेम टाइम। बट कोई नहीं, उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे अब फाइनली, क्योंकि अगर देखा जाए तो डीसी कॉमिक्स के अंदर भी हमने काफ़ी सारे ओवरपावर्ड विलन्स देख रखे हैं, जिनमें से काफ़ी सारे विलन्स उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं डीसी कॉमिक्स के ही टॉप 10 फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स को रैंक करने वाला हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ तुम लोग को समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की अपन बात करने वाले हैं, पावर्स को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ ही साथ वैसे कैरेक्टर्स, वैसे सुपर विलन्स जिनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उनके पावर्स की मदद से एम्पलीफाई होते हुए हमें नजर आती है, सच एज ट्राइगॉन, द डार्केस्ट नाइट या फिर इम्पेरिक्स जैसे कैरेक्टर्स, उन्हें मैं लिस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। साथ ही साथ वैसे भी कैरेक्टर्स जिन्हें कॉस्मिक एंटिटीज़ के तौर पर रेफर किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल लूसीफर या फिर परपेचुआ या फिर एंटी मॉनिटर, उन कैरेक्टर्स को भी मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। सो अब इतनी बकवास हो चुकी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, मोंगल। अब मोंगल डीसी कॉमिक्स का एक काफ़ी पॉपुलर विलन निकल के आता है, जो हमें जस्टिस लीग और सुपरमैन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्क एनिमी देखने को मिला है, जहां मोंगल एक्चुअली में वॉर वर्ल्ड का रूलर रहता है, जो गैलेक्सीज में ट्रैवल करता है, लोगों को पिकअप करता है ग्लैडिएटर मैचेस के लिए, क्योंकि उसी चीज़ में उसका शौक रहता है। एंड इवेंचुअली इसी बीच वो सुपरमैन और जस्टिस लीग जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर चुका है और उनके आर्क एनिमी के तौर पर हमें देखने को मिल चुका है। मोंगल की मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ कह सकते हो कि फिजिकल एट्रीब्यूट से ही हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हमें देखने को मिली है। यूँ तो मोंगल के डिफरेंट इनकारनेशंस और वर्जन्स रह चुके हैं कॉमिक्स के अंदर, जहां मोंगल का बेटे को भी कॉमिक्स में मोंगल के नाम से ही जाना जाता है, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स भी बिल्डअप हो जाती है कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में। बट स्टिल मोंगल हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन और वंडर वुमन की फिजिकल स्ट्रेंथ को कह सकते हो कि कुछ कुछ जगह पे मैच करते हुए नजर आ चुका है, जो चीज़ हमें एक रफ आइडिया देता है कि मोंगल की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, बट इट्स स्टिल अनक्लियर कि हमें वो कितना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। दैट्स वाई वो इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे है। नंबर 9, जनरल जॉड। अब जॉड के कैरेक्टर से तो तुम सभी फेमिलियर हो गई, जो हमें एक फॉर्मर क्रिप्टोनियन मिलिट्री जनरल के तौर पे देखने को मिला था और सुपरमैन का एक काफ़ी बड़ा विलन निकल के आता है। इवन आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड टू द फैंटम जोन बाय हिज ओन पीपल, वो क्रिप्टॉन के कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करता है और फिर सुपरमैन के एनिमी के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सुपरमैन के लगभग टक्कर की ही निकल के आती है। जहाँ देखा जाए तो क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन है तो उसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी निकल के आती है, येलो सनलाइट को कह सकते हो कि एब्जॉर्ब करने से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड डीसी फैंस के बीच में ये डिबेट चलती रहती है कि जनरल जॉड और मोंगल के बीच में फिजिकली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जनरल जॉड फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकल के आता है, क्योंकि उसकी हमें बेटर फिजिकल फीड्स देखने को मिली हैं और उसने ज़्यादा कैरेक्टर्स को डिफीट भी किया है। जहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनरल जॉड ग्रीन लैंटर्न्स के कंस्ट्रक्ट्स को ब्रेक कर चुका है फिजिकली, और साथ ही साथ वो फिजिकल बैटल के अंदर सुपर गर्ल और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स से भी फाइट लड़ चुका है। जो सभी चीज़ें जनरल जॉड को एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाती है, एंड ओवरऑल उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो एक प्लैनेट को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सके, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जनरल जॉड कहीं ना कहीं फिजिकली मोंगल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। नंबर 8, ब्लैक एडम। अब ब्लैक एडम के बारे में भी तुम लोग जानते ही हो कि किस तरीके से वो हमें एक इजिप्शियन स्लेव देखने को मिला था, जिससे आगे चल के विज़र्ड शज़ैम की पावर मिलती है। बट क्योंकि वो अपनी पावर को मिसयूज़ करता है तो इस वजह से उसे आगे चल के इम्प्रिजन कर दिया जाता है। बट मॉडर्न टाइम में वो कह सकते हो कि अपनी कैद से आज़ाद हो जाता है, एंड देन बिली बैटसन यानी कि शज़ैम के साथ लड़ने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ब्लैक एडम हमें शज़ैम के मेन विलन के तौर पर देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक एडम की मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ क्योंकि मैजिक बेस्ड हैं, इस वजह से वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ का ही ज़्यादा यूज़ करता है, एंड दैट्स वाई उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की हमें ज़्यादा फीट्स तो देखने को नहीं मिली हैं। बट इतना हमें पता है कि जिस तरीके से उसे इजिप्शियन गॉड्स की पावर मिलती है तो उसके पास आमुन की स्ट्रेंथ भी मौजूद है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है। जहां आमुन इजिप्शियन गॉड्स का किंग था और उसकी पावर्स के साथ वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जहाँ उसने कॉमिक्स में सुपर बॉय प्राइम और नेक्रोन जैसे स्टूपिडली ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स के साथ फिजिकली बैटल कर रखी है। और अगर बात की जाए तो वो अल्ट्रामैन जैसे इविल कैरेक्टर को भी कह सकते हो कि नॉकआउट कर चुका है फिजिकली। जो सभी चीज़ ब्लैक एडम को कहीं ना कहीं जनरल जॉड के लेवल का तो ला के खड़ा करती है, लेकिन सिंस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक गॉड से उसे मिलती है तो कहीं ना कहीं उस मामले में वो बेटर निकल के भी आता है। नंबर 7, एरीस। अब एरीस हमें ज़्यूस के बेटे के तौर पे देखने को मिला है, जो वंडर वुमन का एक काफ़ी बड़ा एनिमी है, जो गॉड ऑफ वॉर भी निकल के आता है डीसी यूनिवर्स के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है कह सकते हो कि वॉर के फिजिकल और वॉयलेंट एस्पेक्ट को। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो एरीस की जो मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी पावर्स हैं, वो डार्कनेस से रिलेटेड निकल के आती हैं, एंड इवेंचुअली इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमिक्स में अपनी पावर्स का ही यूज़ करता है और वो चीज़ उसे स्टूपिडली ओवर पावर बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली वीक है, क्योंकि वो एक ओलंपियन है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा
तगड़ी निकल के आती है। एरीज भी ईजिली एक कह सकते हो कि प्लैनेट को आसानी से फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहाँ अगर देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही हो तो वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि हरक्यूलिस के साथ भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर चुका है, और एक मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ अपने शीर स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो वंडर वुमन को भी नॉकआउट कर चुका है। जो चीज़ ये दिखाती है कि एरीज फिजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इन सब के ऊपर से क्योंकि वो एक ओलंपियन है तो उसे फिजिकली हार्म करना नियरली इम्पॉसिबल निकल के आता है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास कह सकते हो कि कोई मैजिकल एक्सेस हो या फिर यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन हिम। जो चीज़ ये दिखाती है कि एरीज फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आता है डीसी कॉमिक्स के अंदर। नंबर 6, डेस्पेरो। अब डेस्पेरो का कैरेक्टर भी कह सकते हो कि हमें काफ़ी सारे इटरेशन से गुजरते हुए नजर आ चुका है, जहाँ इसकी कह सकते हो कि कैरेक्टर राइटिंग चेंज हो चुकी है। स्टार्टिंग में डेस्पेरो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, वो एक कह सकते हो कि माइंड कंट्रोल करने वाला एनिमी था जस्टिस लीग का, बट आगे चल के कॉमिक्स में इसके कैरेक्टर के अंदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए गए और इसको एक फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना दिया गया। जहाँ अगर देखा जाए तो डेस्पेरो को तुम डायरेक्टली मार्शमैन हंटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मार्शमैन हंटर की तरह ही इसके पास भी कह सकते हो कि काफ़ी सारे सिमिलर टेलीपैथिक एबिलिटीज़ मौजूद हैं, और साथ ही साथ वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, बट इसी के साथ साथ वो फिजिकल एट्रीब्यूट भी पोजेस करता है और उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम निकल के आते हैं। जहां डेस्पेरो फिजिकली मार्शमैन हंटर के साथ काफ़ी बार कॉमिक्स में फाइट कर चुका है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते पे वो वंडर वुमन, शज़ैम और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर चुका है, जिसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी निकल के आता है कि वो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ मर्ज करके काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। बट अगर ये सब भी कम पड़े तो डेस्पेरो की फिजिकल स्ट्रेंथ का तुम्हें अंदाज़ा इस चीज़ से लग जाएगा कि कॉमिक्स में ये बता जा चुका है कि वो रॉक ऑफ इटर्निटी को भी बेंच प्रेस कर सकता है, विच इज़ जस्ट इनसेन, जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से शो करती है। नंबर 5, डूम्सडे। अब अगर देखा जाए तो डूम्सडे को कॉमिक्स में जाना ही जाता है सुपरमैन को मारने के लिए, जो चीज़ ये बता देती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। डूम्सडे को कह सकते हो कि कॉमिक्स में हल्क के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट निकल के नहीं आती है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से ही ये कॉमिक्स में काफ़ी सारी ओवर पावर्ड चीज़ें करके दिखा चुका है। जहाँ इसकी एबिलिटीज़ तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है ही, वो चीज़ों में खुद को अडेप्ट कर लेता है, वो जिस चीज़ से मरेगा आगे चल के वो रीइंकारनेट हो जाएगा और उसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ से रेजिस्टेंस भी मौजूद रहेगी। बट इन सब के ऊपर से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है। डूम्सडे ने जो है ग्रीन लैंटर्न के वो इंटायर कॉर्प्स को जो है डिस्ट्रॉय करके दिखाया है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते पे। वो प्लास्टिक मैन को रिप्ट अपार्ट कर चुका है, जो चीज़ नियरली इम्पॉसिबल मानी जाती थी कॉमिक्स में करने के लिए। इन सब के ऊपर से उसने सुपरमैन को जान से भी मारा था क्लासिकल एज में, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ें डूम्सडे को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं। साथ ही साथ डार्क साइड के एक यंग वर्जन के साथ भी डूम्सडे की फिजिकली फाइट हो चुकी है और उसे भी काफ़ी बुरी तरीके से डूम्सडे ने पछाड़ा था। जो चीज़ हमें बताती है कि डूम्सडे की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा औसम है और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स लिस्ट में बताए गए प्रीवियस विलन्स के कंपैरिजन में बेटर और स्ट्रॉन्गर निकल के आते हैं। नंबर 4, सिटोना। अब ऐसा हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोग सिटोना के बारे में नहीं जानते हो, तो बेसिकली सिटोना हमें क्रिप्टॉन के सबसे पहले गॉड्स में से एक देखने को मिली थी, जो कह सकते हो कि गॉडेस ऑफ आइस निकल के आती है और एक ईविल एंटिटी के तौर पर हमें देखने को मिली है, जो फ्रोजन ब्लैकनेस से बिलोंग करती है। और अगर देखा जाए तो इस बेसिस से सिटोना के कॉमिक्स में अपीयरेंस ज़्यादा नहीं हुई है, बट जो हमें कॉमिक्स में अपीयरेंस देखने को मिली है वो चीज़ सिटोना को नियरली ऑमनीपोटेंट दिखाती है, क्योंकि उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े निकल के आते हैं। सिटोना फिजिकली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टार्स और सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसकी एबिलिटीज़ तो एक चीज़ निकल के आती है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते पे उसने सुपरमैन को ईजिली डिफीट करके दिखाया है। वो सुपरमैन को कैजुअली उसके प्राइम में भी कह सकते हो कि फिजिकल बैटल के अंदर नॉकआउट कर चुकी है, जो चीज़ ये दिखाती है कि सिटोना फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड निकल के आती है। एंड इवेंचुअली इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो सिटोना को डिफीट कर दें, कह सकते हो कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल निकल के आ सकते हैं, बट फिजिकल एट्रीब्यूट्स में सिटोना की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो नियरली लिमिटलेस है और कुछ ही कैरेक्टर्स उसे सरपास कर सकते हैं। नंबर 3, युगा खान। अब युगा खान के बारे में भी तुम में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो युगा खान बेसिकली हमें डीसी कॉमिक्स का सबसे पावरफुल न्यू गॉड देखने को मिला है दैट एवर एग्जिस्टेड, जो हमें अपोकलिप्स का ओरिजिनल रूलर देखने को मिला था। साथ ही साथ युगा खान बेसिकली डार्क साइड का बाप है। जहाँ अगर देखा जाए तो ये चीज़ साफ क्लियर कर देती है कि युगा खान कितना ज़्यादा कैपेबल होगा। ट्रू डीसी फैंस ये जानते हैं कि युगा खान को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उसे डार्क साइड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बताया गया था। उसकी एबिलिटीज़
सॉर्ड्स को टच करती है उसकी एबिलिटीज़ की कोई भी लिमिट नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी निकल के आता है। जहाँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिले के हमें ज़्यादा कुछ फीट्स वगैरह तो देखने को नहीं मिली है, बट वो बड़े ही आसानी से गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है फिजिकली। एंड इवन दो कह सकते हो कि उसकी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हमें रियलिटी अल्टरनेशन से रिलेटेड देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करके इतना ज़्यादा भी बना सकता था कि वो फिजिकली हाइपर टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर दे। बट वहाँ पे वो उसकी कह सकते हो कि रियलिटी अल्टरनेशन की एबिलिटी काम आती है। बट ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो युगा खान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लेजिट लिमिटलेस निकल के आती है, जिसके वजह से फिजिकली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और काफ़ी कम टाइम के लिए अभी होने के बावजूद भी वो ये दिखा देता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को क्रॉस करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, डार्क साइड। अब ऑब्वियसली डार्क साइड द गॉड ऑफ ईविल है। वो कह सकते हो कि सबसे पावरफुल न्यू गॉड्स में से एक निकल के आता है। अपोकलिप्स का रूलर है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा मर्सिलेस निकल के आता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अब ऑब्वियसली हमें भले ही युगा खान डार्क साइड से ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला हो बैक इन द डेज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलरली डार्क साइड की फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कम है। जहाँ अगर देखा जाए तो इसका साफ मतलब यही निकल के आता है क्योंकि डार्क साइड को हमने कॉमिक्स में लंबे टाइम तक देखा है और क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड्स भी मिलते रहे हैं कॉमिक्स के अंदर, इसी वजह से उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमें युगा खान से बेटर देखने को मिले हैं। जहाँ अगर देखा जाए तो डार्क साइड के जो अवतार्स ही रहे हैं वही ग्रीन लैंटर्न्स के कॉन्स्ट्रक्ट्स को ब्रेक कर चुके हैं, वो एफर्टलेसली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सुपरमैन को भी कह सकते हो कि कई बार डिफीट कर चुके हैं। लेकिन जब बात आती है डार्क साइड की खुद की, तो वहाँ अगर देखा जाए तो डार्क साइड आसानी से यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर सकता है। वो बड़े ही आसानी से कह सकते हो कि क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, बड़े से बड़े यूनिवर्सल रिफ्ट को ब्रेक कर सकता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लिटरली इनफाइनाइट निकल के आती है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। एंड इवेंचुअली इस बेसिस से अगर देखा जाए तो जब डार्क साइड कह सकते हो कि अपने हाथ चलाने लगता है तो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है कह सकते हो कि क्रॉस कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। बट फिर भी अभी एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है जो प्रोबेबली हमें डार्क साइड से भी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग देखने को मिला है। नंबर 1, सुपर बॉय प्राइम। इनकेस अगर तुम्हें सुपर बॉय प्राइम के बारे में पता नहीं है तो सुपर बॉय प्राइम एक ऐसी रियलिटी से बिलोंग करता है जहाँ कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करते थे उसके अलावा, बट उस वजह से अगर देखा जाए तो इसका कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा हेवली मिसअंडरस्टूड भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ही आगे चल के ये एक विलन लाइक कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है और एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड विलन के तौर पर हमें देखने को मिला है। इसकी कैरेक्टर राइटिंग में इनकन्सिस्टेंसी तो है, लेकिन सभी को इस चीज़ से एग्री करेगा कि सुपर बॉय प्राइम की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका कोई भी जवाब नहीं है। जहाँ ये अपने सिंगल पंच से डीसी के इंटायर रियलिटी के कंटिन्यूटी को ब्रेक कर चुका है। डीसी के 52 यूनिवर्सेस इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं है। ये मल्टीपल सुपरमैन के वर्जन्स के साथ फाइट कर चुका है, उनमें से कुछ को डिफीट भी कर चुका है। इसने जो है मार्शल मैन हंटर और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट करके दिखाया है। इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कोई भी जवाब नहीं है। बट चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। सुपर बॉय प्राइम ने अपनी फिजिकल कह सकते हो कि स्ट्रेंथ की मदद से द डार्केस्ट नाइट के साथ फाइट की है और उसे नॉकआउट करके भी दिखाया है। द डार्केस्ट नाइट वो बीइंग है जिसने मदर ऑफ ऑमनिवर्स को सीस्ट करके दिखाया था। तो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है क्योंकि सुपर बॉय प्राइम जब अपने औकात पे आता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट डीसी यूनिवर्स के अंदर, अनलेस एंड अनटिल वी आर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ मोर पावरफुल मेटाफिक्शनल कैरेक्टर्स। बट अगर देखा जाए तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के मामले में, फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में मेरे हिसाब से सुपर बॉय प्राइम डीसी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो इस लिस्ट में हो सकता था लेकिन मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया तो तुम उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं सभी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।